हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हम आपको रेशनेबल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन नेशनल इकोनॉमी यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राजस्व का औचित्य व महत्व के बारे में बताएंगे। हम सार्वजनिक वित्त या राजस्व के महत्व का निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस यानी राजस्व का महत्व। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यानी आर्थिक महत्व। इसमें नंबर 1 पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार। इसके बारे में सुनिए। वर्तमान में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में राजस्व का बहुत अधिक योगदान होता है। सरकार राजस्व नीति के माध्यम से रोजगार विस्तार के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि यानी करों को पूर्ववत रखते हुए करों में कमी, व्यय की मात्रा को पूर्ववत रखते हुए और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि एवं करों में कमी कर सकती है। कीन्स ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सार्वजनिक विनियोग नीति पर अधिक बल दिया है। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ उत्पादक क्रियाओं में वृद्धि। राजस्व क्रियाओं की सहायता से सरकार देश में अच्छी सड़कें, रेलवे, शक्ति व वित्तीय संस्थाएं तथा अन्य उत्पादक क्रियाओं की सुविधाएं प्रदान करके जनता को उत्पादक क्रियाओं की ओर प्रेरित करके उत्पादन बढ़ाने का सफल प्रयास करती है। आर्थिक सहायता देकर या करों में छूट देकर भी सरकार उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकती है। संरक्षक करों द्वारा घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाया जा सकता है। उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार स्वयं उद्योगों की स्थापना कर सकती है। थर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी आर्थिक स्थायित्व। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में कीमतों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कीमतों के परिवर्तन आर्थिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। विकासशील देशों में कीमतों में थोड़ी वृद्धि तो विकास की गति देती है, परंतु कीमतों में भारी वृद्धि से विकास अवरुद्ध होता है। अतः आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग किया जाता है। मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए नए कर लगाए जाने चाहिए। प्रचलित करों की दरें बढ़ाई जानी चाहिए। जनता से ऋण लिया जाना चाहिए और सार्वजनिक व्यय में कमी की जानी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अतिरिक्त बजट बनाकर मुद्रास्फीति संबंधी दबाव को रोका जा सकता है और इस प्रकार आर्थिक स्थिरता को बनाए रखा जा सकता है। इसके विपरीत मंदी की स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार को घाटे का बजट बनाना चाहिए। मंदी के काल में एक ओर सरकारी उद्योगों में आर्थिक सहायता दे सकती है तो दूसरी ओर लोगों को भत्ता आदि देकर उनकी प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। नंबर 4 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी यानी आय व संपत्ति का वितरण। आज यह बात आधिकारिक रूप में स्वीकार की जा रही है कि राजकोषीय नीतियां धन के वितरण
की असमानताओं को दूर करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भाग अदा कर सकती है। सार्वजनिक व्यय द्वारा जहां गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर वितरण की विषमताओं में कमी की जा सकती है, वहीं करारोपण द्वारा धनी व्यक्तियों की आय का नीचा करके भी इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 5 पॉइंट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी साधनों का आवंटन। साधनों का आवंटन उन निर्णयों से संबंध रखता है जो यह बताते हैं कि समाज की भूमि, श्रम व पूंजीगत वस्तुओं का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए इत्यादि। आधुनिक अर्थशास्त्र में इस तथ्य को स्वीकार किया जाने लगा है कि आर्थिक साधनों के सर्वोत्तम उपयोग में राज्य की राजस्व नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार अपनी बजट संबंधी नीति के द्वारा उपभोग, उत्पादन, विनिमय व वितरण को प्रभावित कर सकती है। तभी से सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। जिन क्षेत्रों व जिन दिशाओं में सरकार व्यय करना आवश्यक समझती है, उन कार्यों के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराए जाते हैं व उन्हीं दिशाओं में विनियोजन को प्रभावित किया जाता है। नंबर 6 पॉइंट, रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास के लिए साधन। अर्धविकसित देशों में साधनों की सीमितता और पूंजी निर्माण की कमी रहती है। अतः अर्धविकसित देशों में राजस्व क्रियाओं का उद्देश्य यह होता है कि उपभोग व अन्य गैर विकास कार्यों की ओर से पूंजी निर्माण अर्थात बचत व विनियोग की ओर साधनों का अंतरण हो। नंबर 7, फंडामेंटल फंक्शंस यानी आधारभूत कार्य। कुछ ऐसे आधारभूत कार्य हैं जिनके लिए राजकीय प्रयास ही सर्वोत्तम हैं, जैसे सुरक्षा, शांति व्यवस्था व कानून तथा न्याय व्यवस्था करना आदि। ये इस प्रकार के कार्य हैं जिन्हें किसी भी सरकार को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है, अन्यथा उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नंबर 8 पॉइंट, इंक्रीज यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट यानी मुद्रा व साख का बढ़ता हुआ उपयोग। वर्तमान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रा व साख के उपयोग में वृद्धि हो गई है, जिससे राज्य के कार्यों में भी वृद्धि हुई है और उससे मुद्रा व साख का उपयोग करना आवश्यक हो गया है। साख में वृद्धि होने से राज्य की वित्तीय क्रियाओं में वृद्धि हो गई है, जिससे राज्य के कार्यों को दीर्घकाल तक फैलाया जा सकता है। नंबर 2 पॉइंट आता है सोशल इम्पोर्टेंस यानी सामाजिक महत्व। अब सामाजिक महत्व के बारे में सुनिए। अब राज्य सुरक्षा संबंधी व पुलिस के कार्य ही नहीं करता, बल्कि नागरिकों के जीवन के प्रत्येक पहलू पर इस प्रकार नियंत्रण रखता है कि समाज का अधिकतम कल्याण हो सके। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, आवास तथा पिछड़े व दलित वर्ग का आर्थिक व सामाजिक उत्थान कुछ समाज कल्याणकारी कार्य हैं जिन्हें आधुनिक सरकार पूरा करती है। इसलिए इस विज्ञान का महत्व बढ़ता जा रहा है।
सार्वजनिक वित्तीय नीति के द्वारा समाज में धन व आय के वितरण की विषमता को दूर किया जा सकता है और सामाजिक बुराइयों का निराकरण किया जा सकता है। सरकार वित्तीय क्रियाओं द्वारा मजदूरों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 3 पॉइंट आता है पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, राजनीतिक महत्व। राजस्व का महत्व राजनीतिक क्षेत्र में इसलिए है कि राजस्व की क्रियाओं की प्रतिक्रिया समाज व राजनीतिक परिस्थितियों पर होती है। उदाहरण के लिए प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की पराजय का एक कारण वहाँ की अप्रचलित कर व्यवस्था थी, जिसके कारण नागरिकों के उपभोग को नियंत्रित नहीं किया जा सका। इसी प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारणों में वहाँ की दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था व अन्यायपूर्ण तथा अनुपयुक्त कर प्रणाली भी थी। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि आधारभूत महत्व एक है। व्यक्तिगत अर्थ प्रबंधन में व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं की तृप्ति के संबंध में वित्तीय कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।